A very good morning to you all kids. In the previous video, we discussed about the Delhi Sultanate. और जब हम लोग Delhi Sultanate discuss कर रहे थे, the Lodi dynasty, what we learned that इब्राहिम लोदी को आउस्ट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए मेवाड़ के राजा जो थे, राणा सांगा, दौलत खान लोदी जो कि गवर्नर थे उस समय पंजाब के, और भी लोग, दोज हु वर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम ऑफ द इब्राहिम लोदी, वो उसके रूल से परेशान थे, बिल्कुल खुश नहीं थे, तो वो चाहते थे कि किसी तरह से उसे दिल्ली की का जो उसका एम्पायर है, जो उसका रूल है, उससे उसे बाहर निकाला जाए। एंड दे वर नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दैट। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि दे इनवाइटेड बाबर। उन लोगों ने बाबर को इसको ये सोच करके बुलाया कि वो आएगा, हमारा हेल्प करेगा एंड विल लीव आर कंट्री, फिर हम लोग शासन करने लगेंगे, दिल्ली हमारे हाथ में होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। व्हेन बाबर केम हियर, जब बाबर यहाँ आया, ही वॉज नॉट हियर टू जस्ट हेल्प देम आउट एंड मूव। वो किसी भी तरह से ये सोच करके नहीं आया था कि वो इन लोगों की मदद सिर्फ करने आ रहा है। ही वॉज हियर टू स्टे। वो यहाँ अपने लिए, खुद के लिए, अपने रीजन का, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन ढूंढने आया था। ही वॉज लुकिंग फॉर द अनदर लैंड वेयर ही कैन सेटल डाउन। सो बाबर केम हियर, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा भी है लास्ट वीडियो में, इन द लास्ट चैप्टर ऑल्सो, इन द बैटल ऑफ पानीपत। और उसके बाद क्या हुआ, बाबर जब जीत गया और राणा सांगा जो थे, फिर और लोग भी जो थे, अफगान चीफ, ये लोग उसके फिर दुश्मन हो गए। जिन लोगों ने उसे बुलाया था वो दे टर्न इनटू हिज एनिमीज, क्योंकि वो ये चाहते थे कि बाबर अब लौट जाए, और बाबर वाज नॉट गोइंग बैक। सो बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। देन फिर बाबर ने शुरुआत की एक नए एम्पायर की आफ्टर इब्राहिम लोदी, एंड दैट वाज द मुगल एम्पायर, एंड दैट इज हाउ ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर। और उसके बाद उसने अपना पावर इस्टेब्लिश किया, बहुत ज़्यादा ही वो पावरफुल एम्पायर साबित हुआ। अलग अलग एक्सपेंशंस होने लगे, एरियाज बहुत वास्ट मुगल एम्पायर ने कवर किया। फिर बाबर की डेथ के बाद हुमायूं टुक ओवर, हुमायूं टुक द चार्ज, और उसका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था दैट वाज विद द अफगान्स, with Sher Suri and the Bahadur Shah Zafar, the ruler of Gujarat. So these were the main conflicts with him. और इसी में शेर शाह सूरी के साथ जो उसका बैटल हुआ था, दैट वाज द बैटल ऑफ कन्नौज। उसके बाद हुमायूं को लौटना पड़ा था वहाँ से, एंड ही वेंट बैक टू सिंध एंड ईरान। वो अपने पुराने जो जहाँ के वो लोग बिलोंग करते थे, ही वेंट बैक देयर, और वहाँ करीब करीब उसने 14 to 15 ईयर्स स्पेंड किया, वो वहीं रह गया। एंड देन अगेन ही केम बैक। और इस बीच अराउंड 1540 to 1545 फॉर द 5 years द शेर शाह सूरी was ruling over, and he laid the foundation of the Sur dynasty. Okay, and then again in 1555 Humayun came back and he defeated Sikandar Shah Suri, और उसके बाद उसने फिर से दिल्ली और आगरा पे अपना कैप्चर कर लिया, एंड ही जस्ट ट्राइड टू री एस्टैब्लिश द मुगल रूल। और उसके बाद फिर से उसने कोशिश की दिल्ली और आगरा को रिकैप्चर करने के बाद कि वो मुगल रूल को फिर से रिवाइव कर सके और री एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन जितने भी इसके पहले का जो उसका एक्सपेंशन था, जो भी रीजन्स उसके हाथ में थे, वो पूरा का पूरा वो नहीं री एस्टैब्लिश कर पाया, एंड ही डाइड। ओके, देन after him Humayun, the Akbar was there. He was at the age of 13 only. वो सिर्फ 13 years के थे जब उन्होंने थ्रोन को पे अपना सक्सेशन किया, और क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे, जस्ट द 13 years of age he was. So what happened, Regent बैरम खान जो कि बहुत ही ट्रस्टेड ऑफिसर थे हुमायूं के, उन्होंने उसे गाइड करना शुरू किया। वो उसके पूरी तरह से गाइड थे, फिलोसफर थे, उसके मेंटोर थे, हर जगह उसे हेल्प करते थे। एंड इवन ही फॉट बैटल्स ऑल्सो फॉर हिम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। बट आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत विद हेमू, विच वॉज लेड बाय बैरम खान, Akbar again, what he did, he took the control of the empire. Okay,
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अकबर ने सारा कंट्रोल अपने पे ले लिया था एंड ही डिड सो मेनी थिंग्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर। जो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वेज उसने यूज़ किए। ही वॉज नॉट ऑलवेज इन डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट विद एवरीवन, वो हमेशा वॉर से ही रिलेटेड नहीं थे। ही वॉज अ वेरी डिप्लोमेटिक वन। उसे पता था कि किस तरह से अगर आपको मुगल एम्पायर को एक्सपेंशन करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा जो चैलेंज था एक्सपेंशन में, दैट वाज द राजपूत किंग्स। जो राजपूत किंग्स थे वो बहुत बड़ा चैलेंज थे उसके रास्ते में। तो उसके लिए अकबर ने क्या किया कि उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ही मेड सो मेनी अलायंसेस विद हिम, या तो वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे या फिर कई बार उन्हें अपने दरबार में ऊंचा पोस्ट दे करके, उन्हें ज़मींदारी दे करके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया दे करके कि आप उस पर रूल कीजिए, आई विल जस्ट सी, ठीक है, कि आपको रूल करना है, आप इंडिपेंडेंटली रूल कीजिए बट अंडर द मुगल रूल। ओके, तो ये इस तरह के कुछ कुछ पॉलिसीज अकबर ने अपनाए जो कि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहे, एक्सेप्ट 2 और 3 किंग्स जिन लोगों को पता था कि अकबर का जो सही, और एनी मुगल किंग जो उनका सही सोच है, उनकी जो ये सब कुछ करने के पीछे जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन है। दे आर नॉट एनी वे आर फ्रेंड्स, दे आर नॉट देयर टू बी इन द अलायंसेस, कि वो हमारे दोस्त किसी भी तरह से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने एक्सपेंशन के लिए सोच रहे हैं। सो लाइक राणा प्रताप, देन राणा उदय सिंह, ये लोग कभी भी अकबर के साथ किसी भी तरह के अलायंसेस में नहीं इन्वॉल्व हुए और वो हमेशा के लिए अपने अंत तक लड़ते रहे अपने रीजन के लिए, एंड दे वेरी मच इंडिपेंडेंटली सर्व फॉर देयर लैंड। ओके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का दूसरा तरीका जो अकबर ने उठाया, दैट वाज वेरी वेल नोन विद द डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट। जो भी स्टेट्स नहीं मानते थे बात को और जो उनके अंडर में नहीं आना चाहते थे, उनके साथ अकबर ने डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट किए, सीधी लड़ाइयाँ लड़ी, वॉर था, एंड ही डिफीटेड देम लाइक द अहमदनगर वॉज देयर, देन खंदेश वॉज ऑल्सो नेक्स्ट, देन इन द नॉर्थ वेस्ट इट वॉज कंधार, काबुल। इस तरह का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा करते चले गए अकबर, या तो अलायंसेस के थ्रू या फिर डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट के थ्रू। एंड देन the expansion of the Akbar's empire was from the Hindu Kush in the northwest to the Brahmaputra in the east, and from the Himalayas in the north to the Godavari in the south। यानी कि बहुत 2-4 regions, 2-4 ऐसे areas ही होंगे जो those which were not affected by the policies of Akbar, otherwise the whole country, the whole territory, एक पूरा ही large area that was under the conquest and he was ruling over there। Okay, then the cultural contributions, it's very much Akbar is supposed to be the patron of a very good art and literature। उनके समय की पेंटिंग्स, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, इन एवरीथिंग ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, और उन्होंने सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया। Another thing which is very much important about Akbar is the religious policies। He was very tolerant and secular। Okay, वो बहुत ज़्यादा tolerant थे, secular थे, उनकी religious policies जो थी वो सबके लिए थी। He tried कि उन सभी जितने भी धर्म हैं उन सबको एक जगह करके और उन सब में से अच्छी अच्छी बातें लेकर के और एक दूसरा धर्म बनाए जिसके सभी लोग फॉलो करें। लेकिन उसके बाद भी इट वाज नॉट बाइंड ऑन एनीवन, वो किसी पे भी बंधा हुआ नहीं था कि उन्हें सॉरी कि उन्हें वो धर्म फॉलो करना ही है। दे जस्ट हैड टू दे वर जस्ट रिकमेंडेड कि वो इस धर्म को फॉलोअर बने। दैट वाज द दीन इलाही। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा उसके हो नहीं पाए। ओके, देन आफ्टर अकबर जहांगीर टुक ओवर। ओके, एंड जहांगीर वॉज ऑल्सो नेम्ड एज प्रिंस सलीम। प्रिंस सलीम जो थे, व्हेन ही केम टू थ्रोन ही वॉज नोन एज जहांगीर। जहांगीर मीन्स द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, जीत सकता है। When Jahangir came to the throne, he had so many challenges with him, बहुत सारे थे problems। His own son was not with him, he was a rebellious one। Then सिख गुरु, मैंने जैसा अपने वीडियोस में पहले भी एक्सप्लेन किया है, विद गुरु अर्जन देव जी, ही हैड द कन्फ्लिक्ट्स विद हिम, क्योंकि वो सिख पॉपुलैरिटी जो बढ़ती चली जा रही थी उससे वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ही वॉज थ्रेटेंड विद दैट, तो उसने
बहुत तरह के उन पे एलिगेशंस लगाए, उन पे दोष लगाए और गलत चीज़ों में उन्हें उनका नाम जाते देख करके। और उसके बाद क्या हुआ था कि ही वॉज एग्जीक्यूटेड एंड पनिश्ड बाय जहांगीर। सो दीज वर द कॉजेज, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था जहांगीर के रूल में। और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऑल्दो ही वॉज जस्ट द सप्रेस्ड वन। देन when we talk about his wife Noor Jahan, she was a very intelligent one, बहुत ही समझदार, बहुत ही intelligent, और she was a very good administrator also. She knew how to rule over the country and to how to expand the empire. यहाँ तक कि जो दरबार में थे जहांगीर के, वो लोग भी नूर जहाँ के इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा प्रेज किया करते थे। और उनकी क्या ताकत थी, उनका क्या पावर था नूर जहाँ का इन द मुगल रूल, दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय सीइंग दैट कि जितने भी फरमान जारी हुए थे ड्यूरिंग द मुगल रूल, दे वर साइंड बाय, या उनमें जो मुहर लगे थे, दे वर बाय द नूर जहाँ ओनली। ओके। और व्हेन जहांगीर डाइड, नूर जहाँ ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम द कोर्ट लाइफ। और उनके जहांगीर के नहीं रहने के बाद नूर जहाँ भी बहुत ज़्यादा दिनों तक उन्होंने भी एक्टिव रहना छोड़ दिया था। शी रिटायर्ड फ्रॉम द कोर्ट एंड शी ऑल्सो डाइड इन 1645। ओके। देन शाहजहां वॉज देयर, he ruled from 1628 to 1658। वो बहुत ही अच्छे जनरल थे और बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स उन्होंने किए। he undertook so many military campaigns and expanded his empire. He controlled the Portuguese. Then he sent army to Balkh and Badakhshan, Central Asia में जहाँ है, इन सभी जगहों पे उन्होंने अपनी अपनी आर्मीज को सेंड किया था और अपना जो पावर था वो दिखाया और अपने एम्पायर को एक्सपेंशन करने में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। देन शाहजहां was also very much known for the great architectural activities. उनके समय में बहुत सारे बड़े बड़े आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए जिन्हें आप आज भी देख सकते हैं। दे आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। ओके। एंड शाहजहां हैड फोर सन्स थे उनके, दारा शिको, शुजा, मुराद एंड औरंगजेब। देन औरंगजेब took over the throne after Shah Jahan, and the reason was broadly divided into two distinct phases. जो औरंगजेब का रेन था, जो उनका शासनकाल था, उसे दो डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड किया गया है। दैट इज फ्रॉम 1658 to 1681 and the another one is from 1681 to 1707. Okay. Aurangzeb was also a very much strict one. वो बहुत ज़्यादा कट्टर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। He was a very strict administrator also. He disciplined his army. और उन्होंने जितने भी काम किए, they were like not the other मुगल किंग्स। वो अगर दूसरे मुगल किंग्स जो थे वो नहीं भी होते हुए, दे शोड दैट दे आर द टॉलरेंट वंस, दे आर द पेशेंट वंस, कि वो सेक्युलर हैं, टॉलरेंट हैं। बट औरंगजेब वॉज नॉट लाइक दैट। उन्होंने कभी भी ये दिखलाया नहीं, ही ओनली शोड दैट ही इज़ अ वेरी इनटॉलरेंट वन। उनके जो डिसीजंस थे वो भी ये हमेशा शो करते रहे। उनके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स रहे, दैट यू कैन गो थ्रू योर पॉइंट्स इन द बुक ऑल्सो। बहुत सारे रिबेल्स हुए और औरंगजेब के टाइम में भी रिवोल्ट राजपूत रूलर्स के होते रहे, क्योंकि जाजिया टैक्स एंड द हिंदू टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, जाजिया टैक्स वॉज री इम्पोज्ड। तो इस तरह के जो एंटी हिंदूज और द एंटी रिलीजन चीज़ें थी जो औरंगजेब ने की, जिसके कारण उस समय के राजपूत रूलर्स और बाकी लोग उसके अगेंस्ट होते चले गए। ओके। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द मुगल कोर्ट, हाउ द कोर्ट वॉज एट दैट टाइम, तो मैंने अभी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो किंग थे उस समय के, उन्हें बिल्कुल नेक्स्ट टू गॉड माना जाता था, कि वो भगवान के भेजे हुए दूत हैं। दे आर द मैसेंजर्स ऑफ द गॉड एंड दे वर सपोज टू बी ट्रीटेड लाइक दैट ओनली। उनका जो बैठने का स्थान होता था वो बाकी सभी लोगों से ऊपर होता था।
उनके पास आप जा रहे हैं तो आपको आंखें नीचे रखनी है, झुक के सलाम करना है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो कोर्ट में प्रैक्टिस की जाती थी। और कोर्ट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू, दीवाने आम होता था, दीवाने खास होता था। दीवाने आम में राजा नॉर्मल कॉमन मैन से, कॉमन लोगों से मिला करते थे, और जो दीवाने खास था वहाँ सिर्फ जो उनके अपने वीआईपी गेस्ट होते थे दे वर अलाउड टू एंटर। ओके, सो दिस वाज द सिस्टम देयर। देन द की ऑफिसर्स, कौन कौन से की ऑफिसर्स थे, ऑल द लिस्ट इज हियर, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड लर्न इट। देन द डिवीजन ऑफ द मुगल एम्पायर, सूबाज, द प्रोविंसेस, सूबाज वर अंडर द चार्ज ऑफ सूबेदार्स और द गवर्नर्स, then the sarkars, the parganas, the village administration was looked after by the panchayat, like it's done in these days also. So all these points you have to go through, underline and recall it, okay, when you need it during the exams. Then the mansabdari system, it's very important because mansabdari system was लाइक कि हर एक ऑफिसर को एक पोस्ट, एक रैंक दे दिया जाता था, मनसब दे दिया जाता था। वो कैश में या काइंड में उन्हें पे किया जाता था, उन्हें जागीर दे दी जाती थी, और वो जितना ज़्यादा अच्छा सर्विस करते जाते थे, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। उसको वो जितना ज़्यादा अच्छा करते चले जाते थे उतना ज़्यादा उनका रैंक ऊपर होता चला जाता था और मनसब बढ़ता चला जाता था। सो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस and the work done by the person employed there. Okay, agrarian relations, the land related issues also. अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, he was Raja Todarmal, और he was the one who only introduced the system of the bandobast at that time. The state's land was called the Khalsa. Okay, it was divided into different categories as per its produce and fertility. जो जिस तरह का प्रोड्यूस होता था और जो फर्टिलिटी थी सॉइल की, उस पे बेस करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था पूरे लैंड को। ओके, एंड इट वाज ऑल द persons and the officers responsible to keep the records of everything. Okay, now the major literary sources for the Mughal period. कौन कौन से literary sources हैं? You all know कि आपको हिस्ट्री जब जाननी है तो those 2 sources are available there, literary sources and the archaeological sources. Okay, so the literary sources which are available, जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा मुगल एम्पायर के बारे में जान सकते हैं, दे आर द तुज़्क बाबरी, हुमायूं नामा, अकबर नामा एंड आईने अकबरी विच इज़ रिटन बाय अबुल फजल, देन मंतखाब उल तवारीख। ये जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं ये सारे, इफ़ यू गो थ्रू इट, सो मेनी ट्रांसलेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, ट्रांसलेटेड सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं, स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं इन सारे लिटरेरी वर्क्स के। सो यू ऑल कैन गो थ्रू इट एंड know something more about the reign of the different Mughal emperors and the things around them, और किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो उन्होंने क्या क्या वर्क किया, क्या सही क्या गलत, एवरीथिंग। एंड दीज वर रिटन बाय द पीपल, और ये उनका ओपिनियन है, जो लोग उस समय उनके साथ थे, उनके दरबार में थे। इसमें से कुछ बायोग्राफीज हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं। सो यू दे ऑल आर द सोर्सेज जिनसे हमें उस समय उन लोगों के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता चलता है। सो दिस वाज द रिवीजन ऑफ द चैप्टर 4 एंड देन इन द चैप्टर 3 एंड 4 एंड नाउ द नेक्स्ट चैप्टर 5, इसमें आर्किटेक्चरल एंड द सिंबल है। द बेसिक थिंग इज दैट the 2 styles, the Nagara style, Dravida style and the Vizara, the 3 styles are there. The Nagara style is related with the northern India, Dravida style is related with the southern India, and Vizara is the hybrid style of temple architecture in the Deccan region. Okay, तो आपको ये तीनों styles पढ़ने हैं, कौन सा मंदिर किस स्टाइल में बना हुआ है, कौन सा किस एरिया में था, और you have to go through the rich heritage and the culture of Indian architecture. Then the architectures under the Delhi सल्तनत, कौन कौन से monuments और क्या बनवाए गए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर में. Then monuments under the तुगलक सुल्तान्स. Then the मुगल आर्किटेक्चर, क्या क्या चेंजेस समय के साथ आते चले गए, किस तरह से मार्बल्स का यूज़ होना शुरू हुआ, किस तरह से स्टोन्स यूज़ किए गए, द कलरफुल वंस वर यूज्ड. सो ऑल दीज थिंग्स
are described in this chapter 5. So you very patiently go through it and learn the chapters and be prepared for your coming test. Okay, all the best. Thank you.